भारतीय सेना ने पाकिस्तान द्वारा नौगाम और कृष्णा घाटी सेक्टर में किए गए संघर्ष विराम उल्लंघन का दिया मुंहतोड़ जवाब। पाकिस्तान ने गोलीबारी में अपने 3 जवानों को मारे जाने का किया दावा। भारतीय उच्चायुक्त को किया तलब। कर्नाटक में बाढ़ के संबंध में राज्य के मुख्यमंत्री बीएस येदियुरप्पा ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से की मुलाकात। बाढ़ से राज्य में 40,000 करोड़ से अधिक के नुकसान का अनुमान। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल भूटान की 2 दिवसीय यात्रा पर होंगे रवाना। पीएम की यात्रा से दोनों देशों के आपसी संबंधों को मिलेगी और मजबूती। और शुरुआत इस वक्त की बड़ी खबर से। जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 के अधिकतर प्रावधानों को रद्द किए जाने के खिलाफ जनहित याचिका दायर की गई थी, जिस पर वकील एमएल शर्मा को आज सुप्रीम कोर्ट ने कड़ी फटकार लगाई है। मुख्य न्यायाधीश रंजन गोगोई ने याचिकाकर्ता वकील को जमकर फटकार लगाते हुए कहा कि जनहित याचिका के साथ कोई एनेक्स्चर नहीं लगाया गया। मैं आपकी याचिका आधे घंटे से पढ़ने की कोशिश कर रहा हूं, लेकिन कुछ समझ नहीं पा रहा कि आखिर आपकी दलील क्या है। कुछ पता नहीं आप कहना क्या चाहते हैं। और इसी के साथ चीफ जस्टिस ने कहा कि आपकी याचिका ऐसी नहीं है जिस पर सुनवाई की जा सके। हम आपकी याचिका को खारिज कर देते, लेकिन ऐसा करने से इस मामले में दायर कई और याचिकाओं पर असर पड़ेगा। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 के प्रावधान को कम किए जाने पर 6 याचिकाएं दायर हुई हैं, लेकिन उनमें से 4 अभी भी दोषपूर्ण हैं और इस मुद्दे पर याचिकाकर्ता की गंभीरता को ये दर्शाता है। कोर्ट ने कहा कि सभी याचिकाओं में डिफेक्ट दूर करने के बाद सुनवाई के लिए लिस्ट किया जाएगा। और इस अहम खबर पर और ज्यादा जानकारी के साथ उच्चतम न्यायालय से हमारे संवाददाता विकास सारथी सीधे इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। विकास, हमने सुना किस तरीके से जज ने आज, चीफ जस्टिस ने आज याचिकाकर्ता को जमकर फटकार लगाई, लेकिन क्या कुछ कहा याचिकाकर्ता ने और अब इसके आगे क्या प्रक्रिया होगी? क्या दोबारा से उनको अपनी याचिका दाखिल करनी होगी? जी ममता, उनको एक संशोधित याचिका दायर करनी होगी। इसकी सुप्रीम कोर्ट ने उनको मंजूरी दे दी है। जो मुख्य याचिकाकर्ता थे यहाँ एमएल शर्मा, उन्होंने जब कोर्ट ने उनसे सवाल पूछे कि आखिर ये इतने महत्वपूर्ण मसले पर आपने ऐसी पिटीशन क्यों ड्राफ्ट की है जिसमें हमें ये समझ नहीं आ रहा कि आपकी मुख्य मांग क्या है और इसके साथ जो ज़रूरी कागजात हैं वो भी नहीं हैं, तो कोर्ट ने हालांकि उनको फटकारा, लेकिन उसके बाद कोर्ट ने अनुमति भी दे दी कि आप चाहें अब अमेंडेड पिटीशन दायर कर सकते हैं। लेकिन कोर्ट ने कोई दिन तय नहीं किया है, कोई टाइम फिक्स नहीं किया है कि अब सुनवाई कब होगी। कोर्ट ने खुद अपनी रजिस्ट्री से पूछा कि इस मामले में कितनी याचिका दायर की गई हैं। 6 याचिका यहाँ पर थी जो सीधे सीधे या तो 370 को डाइल्यूट किए जाने को लेकर थी या उससे जुड़े हुए मसले थे। इस पर कोर्ट को ये बताया गया कि 6 में से 4 पिटिशन्स ऐसी हैं जिनको अब भी रजिस्ट्री ने क्लियर नहीं किया, यानी उनको डिफेक्ट्स में रखा है। ममता, जब भी पिटिशन दायर होती है तो रजिस्ट्री उनको देखती है कि पिटिशन सही फॉर्मेट में है, सभी ज़रूरी चीज़ें हैं, वकालतनामा सही है। तो अगर उसमें कुछ कमी होती है तो रजिस्ट्रार उसे डिफेक्ट में रखते हैं और ये याचिकाकर्ता को मौका देते हैं कि वो उन कमियों को दूर करें। इस पर कोर्ट ने आश्चर्य जताया कि जब ये पिछले हफ्ते याचिकाएं दायर हो गई थी तो भी इन याचिकाओं में जो कमियां बताई हैं रजिस्ट्री ने, उनको दूर क्यों नहीं किया गया है। फिलहाल कोर्ट ने एक मौका और दिया है इन सभी याचिकाकर्ताओं को कि अपनी भूल सुधारें और एक अमेंडेड पिटिशन के साथ कोर्ट में आएँ। फिर कोर्ट सुनवाई करेगा और दिन क्या होगा ये तय चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया करेंगे। लेकिन आज कोर्ट ने फिलहाल ना तो कोई अंतरिम आदेश पारित किया, ना किसी तरह से नोटिस जारी किया और ना ही ये तय किया कि इन मामलों पर सुनवाई, ये जो विशेष बेंच है 3 जजों की, ये आगे सुनवाई कब करेगी। ऐसे में विकास, एक सवाल ये भी बनता है कि क्योंकि बहुत ही महत्वपूर्ण मसला है, हमारे देश से जुड़ा हुआ एक मसला है, ऐसे में जो याचिकाओं में ये जो गलतियां पाई गई हैं या त्रुटियां पाई गई हैं, क्या ये एक प्रक्रियागत ऐसी त्रुटियां आम देखी जा सकती हैं? क्योंकि ये मामला गंभीर है जिसमें त्रुटियां नहीं होनी चाहिए थी। और दूसरी बात कि क्या उच्चतम न्यायालय ये जो तमाम याचिकाएं हैं इनको एक एक करके ही इनकी सुनवाई लगातार करेगा? देखिए, जहाँ तक त्रुटि की बात है तो आमतौर पर याचिकाओं में कुछ ना कुछ समस्या आ जाती है। कई बार वकालतनामे की भाषा में कोई दिक्कत होती है या वकालतनामा नहीं होता है याचिका के साथ, ये सब गलतियां होना आम बात है। लेकिन
हैरानी की बात ये थी कि जब 6 याचिकाएं जो हैं उनमें से 4 में गलतियां थी और उन गलतियों को दूर भी नहीं किया गया। जो मुख्य याचिकाकर्ता थे उनकी पिटीशन को कोर्ट ने कहा कि कोर्ट समझ नहीं पा रहा है कि वो क्या चाहते क्या हैं, सुप्रीम कोर्ट से क्या डायरेक्शन चाहते हैं। इसके अलावा अब पूरा मौका है याचिकाकर्ताओं के पास कि वो उसको उन कमियों को दूर करें और फिर कोर्ट में दोबारा सुनवाई हो। जहाँ तक सुनवाई की बात है तो कोर्ट एक साथ इस मामले में सुनवाई करेगा। एक एक करके मौका दिया जाएगा वकीलों को। जो 4 याचिकाकर्ता जो अभी बचे हैं बोलने के लिए, उनको मौका दिया जाएगा, वो अपनी अपनी बात रखेंगे। तो एक ही दिन में सुनवाई होगी। जब इन सभी याचिकाओं के डिफेक्ट्स ठीक कर लिए जाएंगे तभी इन सभी मामलों की लिस्टिंग दोबारा चीफ जस्टिस की बेंच के सामने हो पाएगी। जी विकास, और अभी फिलहाल चूंकि अदालत ने कोई तारीख नहीं दी है तो देखना होगा कि क्या तारीख आती है अदालत की ओर से। बहुत बहुत शुक्रिया विकास इस पूरे मुद्दे पर हमें ये खबर देने के लिए। भारतीय सेना ने जम्मू कश्मीर में नियंत्रण रेखा पर 5 भारतीय सैनिकों के मारे जाने के पाकिस्तान के दावे को खारिज कर दिया है। सेना ने कहा है कि पाकिस्तान ने नौगाम और कृष्णा घाटी सेक्टर में संघर्ष विराम का उल्लंघन किया है, लेकिन इसमें किसी के हताहत होने की कोई सूचना नहीं है। हालांकि पाकिस्तान ने माना कि पुंछ में हुई गोलीबारी में उसके 3 जवान मारे गए हैं। जम्मू कश्मीर में कल 73वां स्वतंत्रता दिवस धूमधाम से मनाया गया। विभिन्न इलाकों में शांतिपूर्वक जश्न में लोगों ने शिरकत की। कश्मीर घाटी के कई जिलों पुलवामा, कुपवाड़ा, अनंतनाग सहित शोपियां, बारामूला में भी लोगों ने स्वतंत्रता दिवस समारोह में हिस्सा लिया। विशेष राज्य का दर्जा वापस लिए जाने के बाद ये पहला स्वतंत्रता दिवस रहा। सुरक्षा बलों की मुस्तैदी और नागरिकों की सुरक्षा के लिए चाक चौबंद व्यवस्था को भेद पाने में आतंकी नाकाम रहे। ये सभी के लिए सुकून भरी खबर रही। विभिन्न दृश्य जो आप देख रहे हैं कश्मीर के अलग अलग हिस्सों से, जहां 15 अगस्त को धूमधाम से मनाया गया। इस वक्त हमारी संवाददाता रमा त्यागी सीधे श्रीनगर से हमारे साथ जुड़ रही हैं। रमा, लगातार ये बात कही जाती रही कि जो भी पाबंदियां लगी हुई हैं जम्मू कश्मीर में, 15 अगस्त के बाद धीरे धीरे उनमें ढील दी जाएगी। ऐसे में इस मोर्चे पर क्या जानकारी है आपके पास और हालात किस तरह आगे बढ़ रहे हैं? देखिए, हालात जो है लगातार सामान्य होने की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। काफ़ी कुछ स्थितियां सामान्य हैं। अगर आज की बात करें तो सड़कों पर ट्रैफिक काफ़ी देखा गया, जो मूवमेंट है वो ज़्यादा हो गया है। और जो एयरपोर्ट है, ये बताना चाहूँगी कि कल जो नाइट फ्लाइट है वो यहाँ से शुरू हुई है और अब नाइट फ्लाइट्स भी यहाँ से आ जा सकेंगी। तो प्रशासन लगातार जो स्थिति की समीक्षा कर रहा है और जो भी अनुकूल माहौल के अनुसार निर्णय है उनको लिए जा रहे हैं। और जहाँ तक रिस्ट्रिक्शंस की बात है वो भी इसलिए लगाई गई थी कि कोई असामाजिक तत्व या आतंक किसी नापाक गतिविधि को अंजाम ना दे पाए। और आप देख सकती हैं कि लगातार चाहे ईद का त्यौहार हो, चाहे स्वतंत्रता दिवस हो, शांतिपूर्ण तरीके से यहाँ पर मनाया गया। और स्वतंत्रता दिवस समारोह में तो काफ़ी उत्साह भी देखने को मिला जब देश भर के जो लोग थे यहाँ पर आए कश्मीर के ऐतिहासिक लम्हे को अपने अंतर्मन में कैद करने के लिए। और प्रशासन से हमें जो जानकारी मिली है सूत्रों के मुताबिक कि आने वाले समय में हो सकता है कि सोमवार से कुछ और ढील और रियायतें दी जाएं, चाहे संचार के माध्यमों की बात हो, चाहे स्कूल कॉलेजेस को लेकर जो चिंता जताई जा रही थी उनके संबंध में भी कोई निर्णय लिया जा सकता है। इसके अलावा जी माफी चाहते हैं रमा, आपकी आवाज हम तक जो है पहुंच पाई थी, लेकिन जो बात स्पष्ट आपकी तरफ से आ रही है वो यही कि सोमवार से पाबंदियों में ढील दी जा सकती है। और फिलहाल हालात काफी सामान्य हैं, खासतौर पर जो आधारभूत सुविधाएं हैं उनको लेकर भी लगातार खबर आ रही है कि प्रशासन मुस्तैदी से काम भी कर रहा है और ये तमाम सुविधाएं लोगों तक पहुंचाने की भी पूरे इंतजाम किए गए हैं। और अब बात करते हैं चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर लाल किले की प्राचीर से एक बड़ा ऐलान करते हुए कल कहा था कि तीनों सेनाओं का एक सेनापति होगा जिसे चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ कहा जाएगा। इसे बनाने का मकसद तीनों सेनाओं के बीच बेहतर तालमेल को बनाना है। सेना के इतिहास में ये पहली बार बनाया जा रहा है।
आज युद्ध के दायरे बदल रहे हैं, रूप रंग बदल रहे हैं। आज जिस प्रकार से टेक्नोलॉजी ड्रिवन व्यवस्थाएं बन रही है, तब भारत को भी टुकड़ों में सोचने से नहीं चलेगा। हमारी पूरी सैन्य शक्ति को एक मुश्त होकर के एक साथ आगे बढ़ने की दिशा में काम करना होगा। जल थल नभ में से एक आगे रहे, दूसरा 2 कदम पीछे रहे, तीसरा 3 कदम पीछे रहे तो नहीं चल सकता। तीनों एक साथ एक ही ऊंचाई पर आगे बढ़े, कोऑर्डिनेशन अच्छा हो, सामान्य मानवीय की आशा आकांक्षाओं के अनुकूल हो, विश्व में बदलते हुए युद्ध के और सुरक्षा के माहौल के अनुरूप हो। इन बातों को ध्यान में रखते हुए आज मैं लाल किले से एक महत्वपूर्ण निर्णय की घोषणा करना चाहता हूं। इस विषय के जो जानकार हैं वो बहुत लंबे अरसे से इसकी मांग करते रहे हैं। आज हमने निर्णय किया है कि अब हम चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ सीडीएस इसकी व्यवस्था करेंगे और इस पद के गठन के बाद तीनों सेनाओं के शीर्षस्थ स्तर पर एक प्रभावी नेतृत्व मिलेगा। हिंदुस्तान के सामरिक दुनिया की गति में ये सीडीएस एक बहुत अहम और रिफॉर्म करने का जो हमारा सपना है उसके लिए बल देने वाला काम है। आइए आपको बता देते हैं कि चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ की क्या जिम्मेदारी होगी, पहली बार कब इसकी मांग उठी और किन देशों में इस तरह की व्यवस्था है। करगिल युद्ध के बाद करगिल रिव्यू कमेटी का गठन किया गया था। जब विचार आया था, कमेटी ने चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ का यह पद बनाने का सुझाव दिया था और युद्ध के दौरान सेना की विभिन्न शाखाओं के बीच संचार और प्रभावी तालमेल की कमी देखी जा रही थी। करगिल युद्ध के बाद करगिल रिव्यू कमेटी का जो गठन किया गया था, उस वक्त कमेटी ने ही चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ का ये पद बनाने का सुझाव दिया था। तो ये सबसे पहली बार ये जरूरत हालांकि लंबे समय से महसूस की जाती रही, लेकिन करगिल युद्ध के बाद ये खास तौर पर महसूस की गई। क्यों जरूरत है? तीनों सेनाओं के बीच बेहतर तालमेल की जरूरत है। इस वजह से इस पद की अहमियत है। तीनों सेनाओं के बीच बेहतर तालमेल हो सके, इस जरूरत को समझते हुए ही चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ नियुक्त करने की प्रधानमंत्री ने घोषणा की। इसका फायदा क्या होगा? युद्ध के हालात में सबसे ज्यादा इस पद का फायदा होगा। तीनों सेनाओं के जो प्रभावी समन्वय जो कायम करने की जरूरत है वो इससे संभव हो पाएगी और दुश्मनों का सक्षम तरीके से मुकाबला करने में भी मदद मिलेगी। वहीं अगर हम अन्य देशों की बात करें तो कनाडा, फ्रांस जैसे तमाम देश हैं, गाम्बिया, घाना, इटली, नाइजीरिया, सिएरा लियोन, स्पेन, श्रीलंका, ब्रिटेन, बहुत सारे ऐसे देश हैं जहां पर सीडीएस का पद पहले से ही है और हमारे देश में ये लंबे समय से मांग की जा रही थी, जिसकी घोषणा जिसको अब पूरा किया जाएगा। प्रधानमंत्री ने कल लाल किले से इस बात की घोषणा की। हमारे संवाददाता नंदिता डागर इस वक्त हमारे साथ जुड़ रही हैं। नंदिता, ये बताइए हमें, क्योंकि हम जानते हैं कि लाल किले की प्राचीर से इस घोषणा किए जाना इसका महत्व भी रेखांकित करता है। चूंकि हमने अभी दर्शकों को बताया कि किन किन मायनों में इसकी जरूरत महसूस होती है, लेकिन करगिल युद्ध के बाद जिस तरीके से रिव्यू कमेटी ने इस खबर को, इस बात को सामने रखा कि ये जरूरत है और इसे पूरा किया जाना चाहिए, क्या लगता है आपको कि किन मायनों में ये फर्क ला सकता है हमारी सुरक्षा व्यवस्था में और हमारी डिफेंस फोर्सेस में? बहुत बहुत बोल्ड मूव है ममता। जैसे कि आप जानते हैं कि प्राइम मिनिस्टर मोदी की ये वाली सरकार हो या उनकी जो पिछली 5 साल की सरकार हो, उन्होंने बोल्ड स्टेप्स लेने से कभी भी नहीं वो कतराए हैं। और मिलिट्री के डोमेन में भी, चाहे वो 2015 की क्रॉस बॉर्डर म्यांमार स्ट्राइक हो या 2016 की सर्जिकल स्ट्राइक हो जो पीओके पाकिस्तान में की गई, या फिर अभी जो बालाकोट के अंदर हमने एंटी टेररिस्ट एयर रेड करी उसके, तो उसी के महत्व ये जो मांग है 19 साल से लटकी हुई थी। आपने कुछ नेशंस का जिक्र किया, जो बड़े बड़े नेशंस हैं जैसे यूएस, यूके, फ्रांस और इवन चाइना ने भी अपना जो मिलिट्री के रिफॉर्म्स कर चुके हैं, वो अपनी अपनी थिएटर कमांड्स बना चुके हैं। और बेहतर तालमेल यानी कि एक जॉइंटमैनशिप की डुप्लीकेशन ना हो एसेट्स का, उसके लिए एक चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ की पोस्ट होती है। अभी तक 19 साल से, जब 1999 में कारगिल की जंग हुई, उसके बाद ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स ने जो कारगिल रिव्यू कमेटी की रिकमेंडेशंस को पेश किया था कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी में, और उसके बाद नरेश चंद्रा कमेटी 2012 में, उन्होंने ये सब रेकमेंड किया था। लेकिन ये अटकी इसलिए हुई थी 2 कारणों की वजह से। एक तो पॉलिटिकल क्लास जो थी, यानी कि जो एग्जीक्यूटिव था, उसको ये खतरा रहता था कि कहीं एक स्ट्रॉन्ग सिंगल पॉइंट
एडवाइजर अगर प्राइम मिनिस्टर, डिफेंस मिनिस्टर या कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी का हो गया तो वो उसके अंदर बहुत ज़्यादा पावर लाई कर जाएगी। दूसरी आर्ग्यूमेंट ये थी कि ब्यूरोक्रेसी इसके खिलाफ थी कि डिफेंस मिनिस्ट्री की ही ब्यूरोक्रेसी कि ये जो सारी की सारी पावर्स एक प्राइम मिनिस्टर को एक्सेस और डिफेंस मिनिस्टर को एक्सेस एक सिंगल पॉइंट एक्सेस होगा और वो 4 स्टार जनरल या 4 स्टार इक्विवेलेंट एडमिरल या एयर चीफ मार्शल जो फर्स्ट अमंग इक्वल्स होगा, यानी कि होगा तो वो भी 4 स्टार आर्मी चीफ, नेवी चीफ और एयरफोर्स चीफ की तरह, लेकिन वो उनमें सबसे सीनियर होगा। तो इसके लिए भी उनके मन में थोड़ी सी शंकाएं थी, तो काफ़ी इसके लिए रेजिस्टेंस थी। लेकिन प्रधानमंत्री मोदी ने, जैसे कि कहते हैं, ही इज बिट द बुलेट और ही इज टेकन द बुल बाय द हॉर्न्स, जैसे कहावत है, और उन्होंने इस मिलिट्री रिफॉर्म को अपने दूसरे कार्यकाल यानी कि दूसरे टेन्योर के पहले ही इंडिपेंडेंस डे एड्रेस, जो कल 73वां हमारा इंडिपेंडेंस डे था, उसमें उन्होंने इसको अनाउंस किया। तो बहुत ही खुशी की लहर है। इसको देखते हुए मिलिट्री एक्सपर्ट्स जैसे कि जनरल शिकटकर, जिन्होंने 2016 में मिलिट्री रिफॉर्म्स के लिए एक कमेटी पेश की थी, उन्होंने और भी काफ़ी रिटायर्ड चीफ्स ने इसको बहुत हेल किया है, इसका बहुत स्वागत किया है और बहुत सराहना और प्रशंसा की है। लेकिन नंदिता, जिस तरीके से आप बता रही हैं कि पहले ये सोच सामने रखी गई, लेकिन रेजिस्टेंस कई मोर्चों से इसको लेकर आई और कहीं ना कहीं राजनीतिक इच्छा शक्ति की कमी देखी गई, तो क्या हम ये माने कि जो तमाम आशंकाएं अलग अलग क्वार्टर से सामने आती रही हैं, अब वो आशंकाएं निराधार साबित हो रही हैं, या फिर हम ये माने कि राजनीतिक इच्छा शक्ति सब पर भारी पड़ी? जी ममता, दो बातें हैं। एक तो मैं कहूंगी कि प्राइम मिनिस्टर मोदी वो डिसीजंस ले रहे हैं पिछले, चाहे वो मैं मिलिट्री के डोमेन से बाहर भी जाएं आप, आर्टिकल 370 को रिवोक करना, जो बहुत सालों से पेंडिंग थे और कई इन पे इतनी चर्चा हो चुकी थी, इन पे ये इतने ठंडे बस्ते में डाले जा चुके थे, इनके ऊपर पॉन्डरिंग कर करके, इनके ऊपर मल कर करके इनको बिल्कुल दरकिनार कर दिया गया था। तो पॉलिटिकल क्लास जो थी वो बिल्कुल इनको सुन ही नहीं रही थी। तो प्राइम मिनिस्टर मोदी ने इनको रिवाइव किया है मिलिट्री रिफॉर्म्स को। दूसरा, ये जो प्राइम मिनिस्टर मोदी का डिसीजन है वो इतने दिनों से ठंडे बस्ते में था कि अगर आप अखबारों में देखेंगे या टीवी पर देखेंगे या लोगों से बात करेंगे, एक्सपर्ट से बात करेंगे, मिलिट्री के रिटायर्ड चीफ से बात करेंगे, तो वो ये कहेंगे कि हाँ, इसमें इतनी देर क्यों हो गई, 19 साल क्यों लग गए। तो ये बिल्कुल पॉलिटिकल विल की भी बहुत बात है। और जैसे कि मैंने अपने पहले जवाब में आपको बताया ममता, कि प्राइम मिनिस्टर मोदी की गवर्नमेंट कभी भी स्ट्रॉन्ग या बोल्ड डिसीजंस लेने से कभी कतराती नहीं है, उसका भी एक और उसी श्रृंखला में ये एक और महत्वपूर्ण निर्णय केंद्र सरकार के द्वारा लिया गया। बहुत बहुत शुक्रिया नंदिता हमारे साथ जुड़ने के लिए, और इस अहम खबर पर हमारे साथ बात करने के लिए स्टूडियो में मौजूद हैं हमारे विशिष्ट मेहमान। हमारे साथ आलोक बंसल जी भी जुड़े हुए हैं, जो सामरिक मामलों के विशेषज्ञ हैं। आलोक जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस कार्यक्रम में। ये बताइए हमें, जैसे कि लगातार बात हो रही है और जो एक आम व्यक्ति समझ सकता है कि चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ की घोषणा की गई है, जो बहुत महत्वपूर्ण है, इस वजह से कि जो तीनों सेनाएं हैं हमारी, उनके बीच में समन्वय बेहतर स्थापित हो। अब जबकि घोषणा हो गई है, अब सारी जो प्रक्रिया है वो आगे बढ़ेगी। ये बताइए हमें कि चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ इस पोस्ट के बनने से डिफेंस फोर्सेस के लिए क्या कुछ बदलेगा और देश की रक्षा व्यवस्था में भी किस तरीके के बदलाव की उम्मीद की जा सकती है एक आम व्यक्ति के द्वारा? देखिए, हमें समझना चाहिए कि हमारी सशस्त्र सेनाओं में जो रिफॉर्म की जरूरत है, ये काफ़ी समय से चल रही है। हालांकि कारगिल रिव्यू कमेटी ने 1999 के बाद जो उनकी जो रिपोर्ट आई, उसमें उन्होंने चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ के रिक्वायरमेंट को हाईलाइट किया था, पर इसकी ज़रूरत जो है दशकों से महसूस की जा रही थी। 80 के दशक में भी लोग कहते थे कि एक चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ होना चाहिए, क्योंकि हमारी जो सशस्त्र सेनाएं हैं ये कॉलोनियल कंस्ट्रक्ट है। इनको अंग्रेजों के ज़माने इनका गठन किया गया था, और इनका जिस तरीके से गठन किया गया था वो उस ज़माने की जो हालात थे, प्रथम विश्व युद्ध द्वितीय विश्व युद्ध के बीच की जो हालात थे, उसकी जो ज़रूरतें थी उसके हिसाब से किया गया था। वो ऐसे समय थे जब एक सेना का अंग अलग अलग लड़ाई लड़ता था, दूसरे की थोड़ा बहुत सहयोग चाहिए होता था, लेकिन एक दूसरे के ऊपर पूरी तरह से निर्भर नहीं होते थे। लेकिन जैसे जैसे समय बदलता चला गया, तो युद्ध जो है, युद्ध की प्रणाली बदलती चली गई। आगे होने वाले जो युद्ध हैं वो बड़े छोटे होंगे लेकिन इंटेंस होंगे, और उसमें एक सरकार का हर अंग जो है उसमें लगेगा। तो ऐसी जगहों में तीनों सेनाओं के बीच में जो समन्वय है वो बहुत ज्यादा आवश्यक हो गया। और क्या हो गया कि जैसे जैसे जो इक्विपमेंट इंटेंसिव सेना होती चली गई, क्योंकि आज की तारीख में जो शस्त्र हैं आपके वो बहुत महत्वपूर्ण है और ये सब महंगे होते चले गए, तो क्या कि बजट के लिए जो है तीनों अंगों की एक साथ
बिडिंग है, आर्मी भी चाह रही है, नेवी भी चाह रही है, एयरफोर्स भी चाह रही है। तो जब एक व्यक्ति हो तो वो डिसाइड कर सकता है कि भाई किसकी प्रायोरिटी ज्यादा है। अन्यथा हर सर्विस ये चाहती है कि भाई मेरे रिक्वायरमेंट ज्यादा है, मेरे रिक्वायरमेंट ज्यादा है। और फिर सबसे बड़ी बात ये थी कि एक सीडीएस के ना होने से जो ब्यूरोक्रेट होते थे, जो रक्षा सचिव होते थे, वो एकमात्र जो है एडवाइजर बन जाते थे सरकार के, जिन्होंने आज तक सेना के बारे में कुछ जानकारी ना हो, आज तक वो सेना का कोई बैकग्राउंड नहीं हो, लेकिन वो हो। और यही एक बहुत बड़ा कारण था कि सीडीएस का बहुत समय तक अपोजिशन होता रहा। क्योंकि ये जो इन्होंने बताया, आप जैसे नंदिता जी ने बोला कि लोग ये बोलते थे कि एक जगह पे हो तो वो कुछ और कर सकता है या विद्रोह हो सकता है, ये तो बिल्कुल ही गलत बात है। क्योंकि ऐसा हो नहीं सकता। जिस भी राष्ट्र में देखें, जहां पे भी सीडीएस हुआ, कभी सीडीएस ने कोई कू नहीं की है कहीं पे। ये तो ब्यूरोक्रेसी ने जो है पॉलिटिकल लीडरशिप को गुमराह करने के लिए एक एजेंडा रखा था। जो मेन प्रॉब्लम है वो ये है कि नौकरशाही यही चाहती थी कि जो उनके अधिकार क्षेत्र हैं उसमें कमी हो। दूसरा क्या है, सशस्त्र सेनाएं जो थी तीनों, उनको लगता था कि जो उनका जो टर्फ है उसके ऊपर एक सीडीएस आके बैठ जाएगा तो उनके जो टर्फ है वो चली जाएगी, उनकी जो जागीर है उसमें थोड़ी कुछ कमी होगी। तो वो भी कुछ सेनाएं जो थी उसमें सशस्त्र सेनाओं के कुछ अंग जो थे उसका विरोध कर रहे थे, क्योंकि उनको लग रहा था कि भाई हमारी जो पहुंच है, हमारी जो जागीर है, हमारी जो रियासत है उसमें कुछ कमी होगी। तो इसलिए मैंने कहा कि इसलिए एक बहुत आवश्यक था कि एक राजनीतिक इच्छा शक्ति की आवश्यकता थी और वो प्रधानमंत्री ने दिखा दी। तो आलोक जी, मतलब हम ये माना जा रहा है कि आजाद भारत का सबसे बड़ा एक डिफेंस के क्षेत्र में एक सुधार के तौर पे इसको देखा जा रहा है। इस वक्त भी हमारे देश में देखें तो 17 सिंगल सर्विस कमांड है, लेकिन सिर्फ 2 जॉइंट कमांड्स हैं। ऐसे में क्या कुछ आपको लगता है कि अब सीडीएस की पोस्ट बनने के बाद जो सैन्य सुधारों की बात लगातार अलग अलग क्षेत्रों में की जाती रही है, कितना बल उनको भी मिलेगा? उनको बहुत बल मिलेगा, क्योंकि जैसे मैंने कहा कि अब हमें इंटीग्रेटेड थिएटर कमांड्स की तरफ जाना पड़ेगा कि एक सिर्फ ऊपर एक सीडीएस होने से नहीं चलता। अगर आप पूर्वी क्षेत्र में युद्ध कर रहे हैं तो पूर्वी क्षेत्र में आपके सेना के जितने भी अंग हैं वो एक साथ होने चाहिए, एक ऑब्जेक्टिव की तरफ होने चाहिए। तो इसके लिए हमें अपग्रेडेशंस करने पड़ेंगे, इंटीग्रेटेड थिएटर कमांड्स के लिए जाने पड़ेंगे, रीस्ट्रक्चरिंग ऑफ फोर्सेस करनी पड़ेगी। क्योंकि अगर भारत को दुनिया में अपनी पहुंच बढ़ानी है या अपना प्रभुत्व बढ़ाना है तो हमारी सेना के अंदर वो कैपेबिलिटी होनी चाहिए कि हम कहीं पे भी, सिर्फ भारत में ही नहीं, विश्व के किसी भी कोने में जाके डिप्लॉय हो सकें और अपनी जो ऑपरेशनल ऑब्जेक्टिव्स हैं उसको अचीव कर सकें। तो इसके लिए रीस्ट्रक्चरिंग की बहुत आवश्यकता है और कई कमिटियां बैठी हैं, जैसा कि आपको मालूम है। समय समय पर रीस्ट्रक्चरिंग के लिए सुब्रमण्यम कमेटी थी कारगिल युद्ध के बाद, उसके बाद अभी जनरल शेखटकर के नेतृत्व में एक और कमेटी ने अपनी रिकमेंडेशंस दी हैं। इस तरीके से कई रिकमेंडेशंस आई हैं। पर क्या होता है कि बाय नेचर लोग जो हैं परिवर्तन के खिलाफ होते हैं। लोगों को लगता है कि नई चीज शायद हो सकता है और ज्यादा समस्याग्रस्त हो। तो इसके लिए मैं राजनीतिक इच्छा शक्ति की एक प्रबल आवश्यकता थी, विशेषकर एक ऐसे राष्ट्र में जहां अधिकांश राजनीतिज्ञों को रक्षा के बारे में जानकारी काफी कम है। वही स्थिति नौकरशाहों की भी है। अधिकांश नौकरशाहों को जब तक वो रक्षा मंत्रालय में नहीं आते उससे पहले कोई पोस्ट एंड टेलीग्राफ में होता है, कोई रेवेन्यू में होता है, कोई किसी में होता है, वो पहली बार आके रक्षा करते हैं। और हमने देखा कई बार लोग ऐसे विचित्र विचित्र सवाल उठाते हैं जो नहीं हो सकते। तो ये एक बहुत बढ़िया चीज है। इसके बाद अब जो तीसरा स्टेप आना है वो इंटीग्रेशन ऑफ एमओडी होना है, क्योंकि आज रक्षा मंत्रालय में हर विभाग का अधिकारी है सिवाय रक्षा के। बिल्कुल। ऐसे में आलोक जी, क्या क्योंकि अभी तक सीडीएस के क्या जिम्मेदारियां होंगी, क्या कुछ होगा, अभी सारी तस्वीर स्पष्ट होनी बाकी है। लेकिन जब अहम नियुक्तियों की बात होती है या फिर वरिष्ठ अधिकारियों के कार्य के आकलन की बात होती है, ऐसे कुछ चीजें भी होंगी जो सामने आ सकती हैं। तो ऐसे माहौल में कितना चैलेंजिंग भी होगा ये पद को बनाना और इनकी जिम्मेदारियों को सामने ब्यौरा रखना, इस वजह से कि बहुतों के अधिकारों की भी कटौती होगी जब ये पोस्ट बनेगी। इसमें कोई शक की बात ही नहीं है। देखिए, जैसे मैंने कहा सिंगल पॉइंट एडवाइजर हो गए तो रक्षा सचिव का प्रभुत्व कम होगा, पहली चीज। फिर सिंगल सर्विसेज जो हैं उनकी जो कंट्रोल है उसके ऊपर असर होगा। एक हमारे यहाँ एक समस्या है कि जब भी कोई इस तरीके का पद होता है तो उसको क्या है, रोटेशनल बना दिया जाता है। एक बार आर्मी का, एक बार नेवी का, एक बार एयरफोर्स का। जी, ये रोटेशनल जो है ये कोई प्रोफॉर्मा अपॉइंटमेंट नहीं है। इसके लिए सरकार को सिलेक्शन करने की आवश्यकता है, एक ऐसा व्यक्ति जिसमें इस तरीके की क्षमता हो। क्योंकि ये सिर्फ एक सोल्जर नहीं होना चाहिए, ही हैज टू बी अ सेरेब्रल सोल्जर, ऐसा योद्धा जो सोच भी सकता हो, स्कॉलर भी हो, विद्वान भी हो। तो ये बहुत बड़ी आवश्यकता है और इसको हमारे यहाँ लाने की जरूरत पड़ेगी। यहां मैं ये बता दूं कि 2001 से हमारे देश में इंटीग्रेटेड डिफेंस स्टाफ बना हुआ है,
जब कारगिल रिव्यू कमेटी आई थी उसके बाद एक हेडक्वार्टर मुख्यालय बनाया गया इंटीग्रेटेड डिफेंस स्टाफ का, लेकिन उसके ऊपर जो एपेक्स में होना चाहिए सीडीएस वो नहीं रहा। तो आप ये देखिए पिछले करीब 18 साल से एक हेडक्वार्टर है जिसका कि मुखिया नहीं है, तो इसलिए जो उसका कार्य होना चाहिए था वो कार्य नहीं कर पाया। तो यानी ये उम्मीद कर सकते हैं आलोक जी कि एक बार सीडीएस का पद जब नियुक्ति हो जाएगी तो उसके बाद रक्षा क्षेत्र में जो अहम सुधार हैं वो भी आगे बढ़ सकते हैं, आधुनिकीकरण को बल मिल सकता है, डीआरडीओ के साथ मेक इन इंडिया को भी आगे गति मिल सकती है। इंटेलिजेंस ग्रिड की आपने बात की तो उनके साथ समन्वय बनाकर हमारी रक्षा व्यवस्था चाक चौबंद और मजबूत हो सकती है। बहुत बहुत शुक्रिया आलोक जी हमारे साथ इस मुद्दे पर जुड़ने के लिए। और फिलहाल यहाँ वक्त एक ब्रेक का, आप देखते रहें मिड डे प्राइम। पक्की होगी बुनियादें तो हंसे हिंदुस्तान होगा। पहले करो शुरुआत करो, करो तो पक्की बात करो, पहले करो शुरुआत करो, करो तो पक्की। वंडर सीमेंट, एक परफेक्ट शुरुआत। दादी जी, आपकी उंगली की छाप मशीन नहीं पढ़ पा रही, माफ करना, आपको अब राशन नहीं मिल पाएगा। मैं बहुत दूर से आई हूँ, कुछ तो तरीका होगा। तरीका है आंटी, अगर कभी उंगलियों की छाप या फिर आंखों का स्कैन ना हो या कोई और वजह से वेरीफाई ना हो पाए तो कानून है कि कोई भी दुकानदार राशन देने से मना नहीं कर सकता। आधार लेटर या फिर ई आधार की कॉपी लेकर या उस पे छपे क्यूआर कोड को स्कैन करके दुकानदार को राशन देना ही पड़ेगा। और इतना ही नहीं, परिवार का कोई और भी सदस्य जिसका नाम राशन कार्ड पर लिखा हो वो भी अपनी उंगलियों की छाप देकर राशन ले सकता है। क्या सच? हाँ बिल्कुल। चलिए आपका आधार डाउनलोड करके प्रिंट लेते हैं। इसीलिए मैं हूँ आधार के साथ। मेरा आधार, मेरी पहचान। हेलो, कौन? नमस्कार मैडम। जी हम 10 वही जो बच्चों को देते हैं बड़ा काश। सोचा आपको बता दें कि हम फिर मिलने आ रहे हैं आपके बच्चे से, उसकी तबीयत बिगाड़ेंगे। दस्त ऐसे दस्तक देकर नहीं आते, तो दस्त के लिए तैयार रहना। घर में ORS और जिंक है ना? दस्त की इलाज में देरी हुई तो शरीर में पानी और पोषण की कमी जानलेवा हो सकती है। इसलिए दस्त शुरू होते ही ORS और जिंक शुरू करें। दस्त के लिए तैयार रहना। घर में ORS और जिंक है ना? ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत। आप देख रहे हैं मिड डे प्राइम, जिसमें अब बात उस मुद्दे की जिसे कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लाल किले की प्राचीर से उठाया। प्रधानमंत्री ने कहा कि देश में जनसंख्या नियंत्रण पर ध्यान देने की जरूरत है। पीएम ने देश की जनता से अपील की कि वो इस बाबत जागरूकता फैलाने का काम करें। उन्होंने कहा कि बढ़ती जनसंख्या देश के लिए चिंता का विषय है, जागरूकता के माध्यम से नियंत्रित कर सकते हैं। एक विषय है जिसको मैं आज लाल किले से स्पर्श करना चाहता हूं, और वो विषय है हमारे यहां बेतहाशा जो जनसंख्या विस्फोट हो रहा है। ये जनसंख्या विस्फोट हमारे लिए, हमारी आने वाली पीढ़ी के लिए अनेक नए संकट पैदा करता है। सपनों को पूरा करने का सामर्थ्य व्यक्ति से शुरू होता है, परिवार से शुरू होता है। अगर आबादी शिक्षित नहीं है, तंदुरुस्त नहीं है, तो न वो घर भी सुखी होता है, न वो देश भी सुखी होता है। जन आबादी शिक्षित हो, सामर्थ्यवान हो, स्किल्ड हो और अपनी इच्छा आवश्यकताओं की पूर्ति करने के लिए उपयुक्त माहौल प्राप्त करने के लिए संसाधन उपलब्ध हो, तो मैं समझता हूं कि देश इन बातों को पूर्ण कर सकता है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जनसंख्या नियंत्रण का मुद्दा देश के सामने रखा, जो देश के विकास के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। आइए आपको आंकड़ों के नजर से एक बार दिखा देते हैं और बता देते हैं कि क्यों जरूरी है जनसंख्या नियंत्रण हमारे देश के लिए।
अगर आंकड़ों से देखें तो 2011 का सेंसस दिखाता है कि 121 करोड़ ये आंकड़ा है हमारी जनसंख्या का, लेकिन 2011 का है। और 2011 के बाद अगर हम देखें तो इस वक्त तक 1951 में 36 करोड़, 70 में 55 करोड़, लेकिन अब 2019 में बढ़कर ये 130 करोड़ से पार हो चुकी है हमारी जनसंख्या। यानी कितनी रफ्तार से जनसंख्या बढ़ रही है। भारत में देखें तो भारत में इसमें सिर्फ 2% भूमि है पूरे विश्व के लिए। जनसंख्या के लिहाज से बात करें तो 16% जनसंख्या है, यानी कि इसे पॉपुलेशन डेंसिटी का अंदाजा लगा सकते हैं। संयुक्त राष्ट्र ने कहा है कि 2027 तक जनसंख्या के मामले में चीन को भी पछाड़ देगा भारत, जो कहीं से भी अच्छी खबर भारत के लिए नहीं है। वहीं भारत में जनसंख्या में 2070 से 2019 तक 146% तक विस्तार हुआ, जबकि चीन की बात करें तो उससे आधे प्रतिशत पर चीन ने अपनी जनसंख्या का विस्तार किया है, इसे नियंत्रित भी कर पाए हैं। उत्तर प्रदेश, बिहार और महाराष्ट्र ये 3 ही ऐसे राज्य हैं जिनकी कुल जनसंख्या मिला दें तो देश की 35% जनसंख्या मात्र इन 3 राज्यों में ही है। भारत में मौजूदा प्रजनन दर की बात करें तो ये 2.24 है, जो 65-70 में 5.7 थी। प्रजनन दर जरूर कम हुई है, लेकिन जनसंख्या का विस्तार भी हुआ है। तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल में प्रजनन दर 1.6 है। इन राज्यों में ये कम है। देखा गया कि जहां साक्षरता ज्यादा है वहां पर प्रजनन दर भी कम है, लेकिन वहीं उत्तर प्रदेश, बिहार में ये 3.1 और 3.3 है। यानी यूपी में 3.1 और बिहार में सबसे ज्यादा 3.3 है। और एक चुनौती है इन राज्यों के लिए भी। ज्यादा लोगों के लिए मुश्किलें क्या हैं? अगर जनसंख्या ज्यादा है तो शिक्षा और स्वास्थ्य सुविधाएं मुहैया कराने की एक चुनौती रहती है, क्योंकि जनसंख्या बहुत ज्यादा है। ज्यादा लोगों के लिए खाद्य सुरक्षा भी मुहैया करानी पड़ती है, ज्यादा लोगों को पेयजल मुहैया कराना है। यानी चुनौती देश के विकास के लिए बहुत ज्यादा बढ़ जाती है अगर जनसंख्या ज्यादा है। आधारभूत ढांचे की क्षमता को भी ज्यादा बढ़ाना पड़ता है, चाहे हम सड़कों की बात करें, पुल की बात करें, तमाम ढांचागत जो सुविधाएं हैं उनको और ज्यादा बढ़ाना पड़ता है, उनकी क्षमता का विस्तार करना पड़ता है, जो विकास में कहीं ना कहीं असर डालता है, जीवन की गुणवत्ता पर असर होता है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हमेशा ईज ऑफ लिविंग की बात अब कर रहे हैं, और ईज ऑफ लिविंग अगर हम देना चाहते हैं हमारे सभी नागरिकों को, तो उसके लिए बहुत जरूरी है कि अपनी जनसंख्या पर नियंत्रण किया जाए। और इसीलिए हम लगातार ये बात कह रहे हैं कि जनसंख्या नियंत्रण किया जाना भारत के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि इन आंकड़ों के जरिए जैसे हमने आपको बताया कि ये एक बहुत बड़ी चुनौती है देश के सामने, और देश को अगर तेज रफ्तार से विकास करना है तो जनसंख्या पर नियंत्रण भी करना होगा। बढ़ते हैं एक और खबर की ओर। भारत और भूटान के संबंधों का इतिहास सदियों पुराना है। दोनों देशों के रिश्तों को प्रगाढ़ बनाने के मकसद से कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भूटान की 2 दिन की यात्रा पर जाएंगे। यात्रा के दौरान शीर्ष नेतृत्व के साथ पनबिजली सहित द्विपक्षीय संबंधों से जुड़े विभिन्न विषयों पर भी व्यापक चर्चा की जाएगी। तो कल से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2 दिन की भूटान यात्रा पर रवाना हो रहे हैं, और प्रधानमंत्री की इस यात्रा के दौरान दोनों देशों के बीच कई अहम मुद्दों पर बातचीत भी होगी, तो कई अहम समझौतों पर हस्ताक्षर भी किए जाएंगे। क्या कुछ होगा इस यात्रा के दौरान, इस बारे में जानकारी के लिए हमारे भूटान में भारत के राजदूत रुचिरा कंबोज से खास बातचीत की हमारे संवाददाता नीरज सिंह ने। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2 दिवसीय दौरे पर भूटान आ रहे हैं। भूटान में किन किन जो मुद्दे हैं उन पर बात होगी, किस तरह की उनका दौरा रहेगा, उस पर बात करने के लिए भूटान में इंडियन एम्बेसडर हमारे साथ हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पॉलिसी रही है नेबरहुड फर्स्ट, कैसे देखती हैं भारत और भूटान रिलेशन को? आई थिंक ये रिलेशनशिप बहुत स्पेशल है, एंड 2014 में प्राइम मिनिस्टर यहाँ आए थे, इट वाज हिज फर्स्ट विजिट अब्रॉड, एंड 2019 में भी डॉक्टर जयशंकर, आवर फॉरेन मिनिस्टर, हैज़ मेड भूटान हिज फर्स्ट फॉरेन विजिट। लाइकवाइज प्रधानमंत्री यहाँ के डॉक्टर लोटे शेरिंग, उनकी भी पहली भारत यात्रा थी दिसंबर 2018 में। तो ये जो प्रधानमंत्री की अपकमिंग विजिट है, दिस मे बी सीन एज अ कंटिन्यूम इन दिस प्रोसेस, एंड भूटान हमेशा इज़ अ की प्रायोरिटी इन इंडियाज़ फॉरेन पॉलिसी। किन किन मुद्दों पर इस 2 दिवसीय विजिट में चर्चा हो सकती है, और किस किस तरह के प्रोग्राम प्रधानमंत्री कराएंगे? आई वुड से कि द फुल रेंज ऑफ बायलैटरल रिलेशंस में बातचीत होगी, इंटरनेशनल इश्यूज़ में भी बातचीत होगी, रीजनल इश्यूज़ में भी बातचीत होगी, एंड प्राइम मिनिस्टर का प्रोग्राम यहाँ बहुत व्यस्त है। वन ऑफ द हाईलाइट्स इज़ कि वो इंडिया एंड भूटान 10 MOU साइन करेंगे, and also 5 inaugurations होंगे, and one of them I think I must talk to you about, which is the launch of the RuPay card. Prime Minister RuPay card का launch करेंगे, and इससे बहुत फ़ायदा होगा भारतीय टूरिस्ट को, because हमारी जो इकोनॉमी है, we are moving to now a sort of from cash to card to actually cardless. तो इससे all the Indian tourists who come to Bhutan, उनका they will not have to carry cash,
उसके भी बहुत रिस्क होते हैं, एंड इंस्टेड दे कैन यूज़ देयर रुपए कार्ड अक्रॉस ऑल points of sale and ATMs across Bhutan. And जो second phase होगा रुपए कार्ड का, likewise Bank of Bhutan will issue रुपए cards to Bhutanese जो जब इंडिया जाएंगे, and there are many Bhutanese students जैसे आपको पता है who study in India, तो उनके लिए भी they will be able to use the रुपए card in India. तो ये एक बहुत बड़ा step है, and this is one step forward in a new area of financial cooperation between our two countries. ये थे हमारे साथ भूटान में भारत की राजदूत, और इनका कहना है कि प्रधानमंत्री की 2 दिवसीय जो दौरा है वो काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाला है। कई सारे समझौते होंगे और भूटान और भारत के रिलेशनों को एक नई ऊंचाई मिलेगी। और इस वक्त सीधे भूटान के थिम्पू से हमारे संवाददाता नीरज सिंह हमारे साथ जुड़ रहे हैं। नीरज, हमने अभी बातचीत सुनी, एम्बेसडर का क्या कुछ कहना था। 10 MOU साइन होने हैं, 5 परियोजनाओं का उद्घाटन होना है। ये बताइए हमें कि जिन क्षेत्रों में पहले से ही हमारा भूटान के साथ भारत का पहले से ही कोऑपरेशन और सहयोग चल रहा है, उनसे हटकर ये दौरा, प्रधानमंत्री की ये यात्रा कौन से और नए आयाम जोड़ने वाली है? देखिए, बिल्कुल जिस तरीके से जो भारत है वो लगातार भूटान को हमेशा प्राथमिकता देता रहा है। 2014 में पहली प्रधानमंत्री ने अपनी यात्रा करी थी, विदेशी यात्रा, वो भूटान की करी थी। और इसके अलावा और अभी अगर हम बात करें, विदेश जो मंत्री हमारे, उन्होंने भी पहली यात्रा भूटान की करी थी। तो आप समझ सकते हैं कि भारत के लिए भूटान कितना महत्वपूर्ण है। जहाँ तक प्रधानमंत्री के दौरे का प्रश्न है, तो 10 जो MOU हैं दोनों देशों के बीच साइन हो सकते हैं, जिसमें जो एयरक्राफ्ट इन्वेस्टिगेशन है उसको लेकर एक MOU साइन हो सकता है। इसके साथ साथ ही एजुकेशन के क्षेत्र में जो 4 MOU हैं वो साइन हो सकते हैं। इसके साथ साथ जो स्पेस है उसको लेकर दोनों देशों के बीच MOU साइन हो सकता है। लॉ और IT क्षेत्र, इन दोनों क्षेत्रों में भी जो MOU है वो साइन हो सकता है। दूसरी सबसे बड़ी बात है कि प्रधानमंत्री जब यहाँ पर पहुँचेंगे तो यहाँ के सबसे जो पुराना जो मोनेस्ट्री है वहाँ पर भी जाएंगे, कुछ देर ध्यान लगाएंगे प्रधानमंत्री बुद्ध की प्रतिमा के सामने, और वहाँ पर एक जो वृक्षारोपण का जो कार्यक्रम है वो भी प्रधानमंत्री करेंगे। इसके साथ ही यहाँ के जो राजा हैं और जो प्रधानमंत्री हैं उनके साथ भी द्विपक्षीय वार्ता भारत की रहेंगी। तमाम क्षेत्रों में भारत लगातार भूटान का सहयोग करता रहा है, चाहे वो रोड कनेक्टिविटी की बात हो, पनबिजली परियोजनाओं की बात हो, या यहाँ के आधारभूत संरचना में निवेश करने की बात हो। तो भारत एक बड़ा साझीदार रहा है, और कह सकते हैं कि भूटान जो आयात भी करता है वो तो सबसे ज़्यादा भारत से ही यहाँ पहुँचता है। तो निश्चित तौर पर ये जो दौरा रहेगा प्रधानमंत्री का 2 दिवसीय दौरा, जो दोनों देशों के संबंध में एक नई ऊंचाई लेकर जाएगा। ममता जी बिल्कुल, और जिस तरीके से भारत भूटान की 5 वर्षीय योजनाओं में बहुत सहायता कर रहा है, उन सबको देखते हुए कह सकते हैं कि प्रधानमंत्री के इस दौरे में कुछ और नए आयाम जुड़ेंगे दोनों देशों के रिश्तों के बीच। बहुत बहुत शुक्रिया नीरज हमारे साथ थिम्पू से जुड़ने के लिए। उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू एक दिन की यात्रा पर आज पश्चिम बंगाल में हैं। उपराष्ट्रपति ने एक कार्यक्रम में शांति निकेतन में गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर के पैतृक निवास श्यामली को राष्ट्र को समर्पित किया। इस मौके पर उपराष्ट्रपति ने कहा कि गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा स्थापित शिक्षा स्थली विश्व भारती दुनिया भर में वसुधैव कुटुंबकम को ही दर्शाता है। In 1921, Shantiniketan slowly grew into one of the most revered universities of India, the Visva Bharati University. It remains the abode to some of the most creative minds in the country, even now. Shantiniketan was affectionately molded by Tagore on the principles of humanism, internationalism, and a sustainable environment. You are all aware the basic philosophy of India is Sarve Jana Sukhino Bhavantu, Vasudaika Kutumbakam. The entire world is one family. Share and care is the core of Indian philosophy. और इस मौके पर उपराष्ट्रपति ने भारतीय सांस्कृतिक धरोहर को बचाने पर भी जोर दिया। उन्होंने पर्यावरण को संरक्षित और संवर्धन करने के लिए भी सभी को मिलकर प्रयास करने का आह्वान किया। Culture together for better future. Unfortunately, we neglected the nature. We are facing the fury of the nature, and we are all seeing all these calamities, and including the climate change. Now we are thinking of again trying to be friendly with the nature. Conservation of the rivers, water bodies, planting of trees, and then following Swachh Bharat. These are all not any governmental or political programs. These are all to become societal programs. रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज जैसलमेर में 5वीं अंतर्राष्ट्रीय आर्मी स्काउट मास्टर्स प्रतियोगिता के समापन समारोह में मुख्य अतिथि के तौर पर शामिल हुए। भारतीय सेना की टीम ने इस प्रतियोगिता में जीत हासिल की है। भारतीय सेना ने पहली बार प्रतियोगिता में भाग लिया था।
इस मौके पर आर्मी स्काउट को संबोधित करते हुए रक्षा मंत्री ने कहा कि इस तरह की प्रतियोगिता से आपसी देशों के बीच संबंध और मजबूत होते हैं। भारत ने पहली बार इस प्रतियोगिता की मेजबानी की है, बल्कि भारतीय टीम ने पहली बार इस प्रतियोगिता में भाग भी लिया है। कंपटीशन के दौरान सभी देशों के बीच मित्रता भी डेवलप हुई है और मैं यह मानता हूं कि यह मित्रता सभी देशों के बीच बेहतर संबंध बनाने में भी मदद करेगी। रशिया के साथ तो हमारे बहुत ही लंबे समय से बहुत ही गहरे स्ट्रेटेजिक रिलेशंस भी रहे हैं। हर वर्ष हम बाइलेटरल एक्सरसाइज इंदिरा का आयोजन करते हैं। यह कंपटीशन भविष्य में ऐसी प्रतियोगिताओं का संचालन के लिए भी ऐतिहासिक होगा, ऐसा मेरा विश्वास है। पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की आज पहली पुण्यतिथि है। इस मौके पर उनके समाधि स्थल सदैव अटल स्मारक में श्रद्धांजलि और एक प्रार्थना सभा का आयोजन किया गया। राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और कई अन्य नेतागण पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी को उनके समाधि स्थल सदैव अटल स्मारक पर जाकर श्रद्धांजलि दी और अपने प्रिय नेता को याद किया। अटल जी की पुण्यतिथि पर उनके समाधि स्थल पर भजन कार्यक्रम का भी आयोजन किया गया। अटल बिहारी वाजपेयी न केवल एक महान राजनेता थे, बल्कि एक कवि, पत्रकार और प्रखर वक्ता भी थे। उनका जीवन सदैव आने वाली पीढ़ियों के लिए प्रेरणादायक रहा है। देखते हैं अटल जी के जीवन के इस सफर को। पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी का जन्म 25 दिसंबर 1924 को मध्य प्रदेश के ग्वालियर में हुआ था। वे पहली बार 1996 में प्रधानमंत्री बने। मैं अटल बिहारी वाजपेयी ईश्वर की शपथ लेता हूँ। 1998 में वो दूसरी बार प्रधानमंत्री बने और 1999 में वो तीसरी बार प्रधानमंत्री बने और 5 सालों का कार्यकाल पूरा किया। अटल जी न केवल एक महान राजनेता थे, बल्कि कवि, पत्रकार और प्रखर वक्ता भी थे। वे भारतीय जनसंघ की स्थापना करने वाले महापुरुषों में से एक थे और 1968 से 1973 तक उसके अध्यक्ष भी रहे। भाजपा की स्थापना के बाद अटल पहले संस्थापक अध्यक्ष भी रहे। अटल जी ने लंबे समय तक राष्ट्रधर्म, पांचजन्य और वीर अर्जुन आदि राष्ट्रीय भावना से ओतप्रोत अनेक पत्र पत्रिकाओं का संपादन भी किया। उन्होंने अपना जीवन राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रचारक के रूप में आजीवन अविवाहित रहने का संकल्प लेकर शुरू किया था। राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन सरकार के अटल जी ऐसे पहले प्रधानमंत्री थे जिन्होंने गैर कांग्रेसी के रूप में प्रधानमंत्री पद पर 5 साल पूरे किए। उन्होंने 24 दलों के गठबंधन से सफलता के साथ ऐसे समय सरकार चलाई जब देश संकट के दौर से गुजर रहा था। दुनिया का इतिहास पूछता रोम कहाँ, यूनान कहाँ है, घर घर में सुबह दिन जलाता वह उन्नत ईरान कहाँ है। दीप बुझे पश्चिमी गगन के, व्याप्त हुआ बरबर अंधियारा, किंतु चीर कर तमकी छाती चमका हिंदुस्तान हमारा।
प्रधानमंत्री के रूप में उनके कार्यकाल को भारत को परमाणु शक्ति संपन्न राष्ट्र बनाना, पाकिस्तान से संबंधों में सुधार की पहल करना, करगिल युद्ध विजय जैसे कदमों के लिए तो जाना जाता ही है। इसके साथ ही बुनियादी ढांचा परियोजनाओं जैसे स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना हो या गांव-गांव में पक्की सड़क पहुंचाने वाली प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, उनके कार्यकाल में देश के बुनियादी ढांचे को बहुत मजबूती मिली। अटल सरकार के दौरान ही 11 और 13 मई 1998 को पोखरण में परमाणु विस्फोट कर भारत को परमाणु शक्ति संपन्न देश घोषित कर दिया गया था। ये सब इतनी गोपनीयता से किया गया कि अति विकसित जासूसी उपग्रहों और तकनीकी से संपन्न पश्चिमी देशों को इसकी भनक तक नहीं लगी। यही नहीं, इसके बाद पश्चिमी देशों द्वारा भारत पर अनेक प्रतिबंध लगाए गए, लेकिन वाजपेयी सरकार ने सबका मजबूती से सामना करते हुए आर्थिक विकास की नई ऊंचाइयों को छुआ। देश के लिए उनके योगदान को देखते हुए मोदी सरकार ने उन्हें 2014 में भारत रत्न से सम्मानित किया। वाजपेयी जी के राजनीति में स्थापित किए गए सिद्धांत आज भी प्रासंगिक हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। अटल जी को आज देश दे रहा है विनम्र श्रद्धांजलि। और आगे बढ़ने से पहले यहाँ रुकेंगे एक ब्रेक के लिए। पहला अक्षर रट लो तो वह से एक विद्वान होगा, पक्की होगी बुनियादें तो हाँ से हिंदुस्तान होगा। पहले करो शुरुआत करो, करो तो पक्की बात करो। वंडर सीमेंट, एक परफेक्ट शुरुआत। भैया 2 कोल्ड ड्रिंक देना। 30 रुपए दे दो। पर एमआरपी के हिसाब से तो सिर्फ 24 रुपए हुए। एमआरपी को छोड़ो, ठंडा करने के लिए बर्फ भी तो लगता है। पर आप एमआरपी से ज्यादा नहीं ले सकते, ये गलत है। जी हाँ, एमआरपी जानना हर ग्राहक का हक है। अगर कोई दुकानदार एमआरपी से अधिक डिमांड करे तो उसके खिलाफ अपने राज्य के विधिक माप विज्ञान विभाग में शिकायत करें। आप नेशनल कंज्यूमर हेल्पलाइन की भी मदद ले सकते हैं। अरे भैया, क्या हमेशा के लिए बैंगलोर जा रहे हो क्या? प्लानिंग तो परफेक्ट होनी चाहिए ना। अब वहाँ किसी चीज की जरूरत होगी तो क्या भोपाल वापस आऊंगा? फिर ठीक है, लेकिन वहाँ अपना आधार अपडेट करना नहीं भूलना। आधार अपडेट? हाँ। पर कैसे करवाऊँ? किसी भी बैंक या पोस्ट ऑफिस के आधार केंद्र में जाकर आप अपने आधार को अपडेट करवा सकते हैं और एड्रेस के लिए UIDAI की वेबसाइट पर जाकर खुद बदल सकते हैं। जीवन को आसान बनाने के लिए हम हैं आधार के साथ। मेरा आधार, मेरी पहचान। और मिड डे प्राइम में अब वक्त चला है व्यापार और अर्थजगत की खबरों को जानने का, और इन्हें जानने के लिए सीधे चलते हैं मेरे सहयोगी अजय मिश्र के पास। तो अजय, क्या कुछ खास है आज व्यापार प्राइम में? देखिए, अब शुरुआत करते हैं खादी और ग्रामोद्योग से, और खबर अच्छी है। खादी और ग्रामोद्योग के कारोबार में उत्साहजनक बढ़ोतरी देखी गई है। साल 2018-19 की बात करें तो देश में खादी का कुल कारोबार बढ़ करके 75,000 करोड़ की सीमा को भी पार कर गया है। प्रधानमंत्री मोदी की अपील के बाद खादी को लेकर के काफ़ी जागरूकता दिखी है और एग्रेसिव मार्केटिंग के दम पर खादी ने ये रिकॉर्ड समय में उपलब्धि हासिल की। आपको बताएं कि 2014-15 में करीब 33,000 करोड़ रुपए का कारोबार था। इस साल लक्ष्य है कि वो जो ग्रोथ रेट है उसको 20% किया जाए। 18-19 में जो ग्रोथ थी वो 25% के करीब रही थी, और जो ज़्यादा ग्रोथ है वो हमने ग्रामोद्योग में देखा, यानी जो ग्रामीण इलाकों में जो उद्योग हैं उनसे जुड़े हुए जो क्षेत्र हैं वहाँ पर ज़्यादा ग्रोथ देखी गई है। खादी की अगर बात करें तो 5,000 करोड़ रुपए की पूरी सेल्स दिखी है, और ग्रामोद्योग में भी इस वक्त जो लोग जुड़े हुए हैं वो करीब 1.5 करोड़, यानी जो एम्प्लॉयमेंट का आंकड़ा है वो काफ़ी महत्वपूर्ण। इस लिहाज से KVSE के साथ जुड़ी ये खबर और भी ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाती है। और शेयर बाजार में उतार चढ़ाव का दौर लगातार जारी है। सेंसेक्स और निफ्टी नुकसान से उबरने की कोशिश में है। 30 शेयरों का संवेदी सूचकांक सेंसेक्स 210 अंकों की गिरावट के साथ 37,101 पर खुला। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी 25 अंकों की तेजी के साथ 11,043 पर खुला। शुरुआती कारोबार में सेंसेक्स में रिलायंस कैपिटल, सुजलॉन, आइनॉक्स विंड, लेमन ट्री के शेयरों में तेजी का माहौल है। निफ्टी में एस बैंक, ONGC, IOC, सनफार्मा, अल्ट्राटेक सीमेंट के शेयरों में तेजी का माहौल है। शुरुआती कारोबार में सेंसेक्स में IDBI बैंक, इंडिया बुल्स हाउसिंग फाइनेंस, जैन इरिगेशन,
सिस्टम्स, आरती इंडस्ट्रीज, कॉक्स एंड किंग्स के शेयरों में मंदी का माहौल दिखा। निफ्टी में इंडिया बुल्स, हाउसिंग फाइनेंस, PIDL, हीरो मोटोकॉर्प, HCL टेक्नोलॉजी, टाटा स्टील के शेयरों में गिरावट देखी जा रही है। और अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चा तेल जोरदार तेजी के साथ कारोबार कर रहा था। नायामोक्स क्रूड 1.08% की मजबूती के साथ $55 के आसपास नजर आ रहा है। वहीं ब्रेंट क्रूड में तेजी दिखाई दे रही है और ये 0.81% की मजबूती के साथ $59 के आसपास कारोबार करता हुआ दिखाई दे रहा है। तो फिलहाल व्यापार प्राइम में सिर्फ इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया अजय व्यापार प्राइम के लिए। और अब बात उन खबरों की जो दुनिया भर में सुर्खियों में छाई हुई है। रूस में एक विमान के पायलट की सूझबूझ से विमान में सवार सभी यात्रियों की जान बच गई। दरअसल मॉस्को से उड़ान भरते ही इस विमान के दोनों इंजनों में एक पक्षी के टकराने से खराबी आ गई, लेकिन पायलट की कुशलता के कारण विमान को सुरक्षित नीचे उतार लिया गया। रूस के आपातकाल मंत्रालय ने जानकारी दी है कि इस घटना के बाद स्वास्थ्य अधिकारियों द्वारा 5 बच्चों सहित 23 लोगों को अस्पताल ले जाया गया, लेकिन उनमें से सिर्फ एक को छोड़कर सभी को अस्पताल से छुट्टी दे दी गई। ग्रीस के एवियर द्वीप के जंगलों में लगी आग बुझाने के लिए अग्निशमन विभाग के कर्मियों को लगातार चौथे दिन भी कड़ी मशक्कत करनी पड़ी। इस काम में 400 दमकल कर्मियों, 11 हेलीकॉप्टरों और 13 विमानों की सेवाएं ली जा रही हैं। इनमें इटली और स्पेन का एक विमान भी शामिल है। ये आग पाइन के घने जंगलों में भीतरी हिस्से में लगी है, जहां जमीनी रास्ते से पहुंचना बेहद मुश्किल है। इस इलाके में आपात स्थिति की घोषणा की गई है। हालांकि ये क्षेत्र रिहायशी इलाकों से दूर है। ग्रीस ने आग बुझाने के काम में अन्य यूरोपीय देशों से भी सहयोग मांगा है। और मिड डे प्राइम में फिलहाल यह वक्त एक और ब्रेक का। पक्की होगी बुनियादें तो हंसे हिंदुस्तान होगा। पहले करो शुरुआत करो, करो तो पक्की बात करो। पहले करो शुरुआत करो, करो तो पक्की। वंडर सीमेंट, एक परफेक्ट शुरुआत। ई शॉपिंग साइट पर श्वेता ने देखा एक सुंदर हार। उसका डिजाइन देखकर हो गई वो बेकरार। झटपट उसने बुक किया और एडवांस में पेमेंट किया। लेकिन ये क्या, ये नहीं था वो हार जिससे श्वेता को हुआ था प्यार। शॉपिंग साइट के इस व्यवहार से श्वेता तो हुई हैरान परेशान। आप भी शॉपिंग साइट से खरीदारी करते समय रहें सावधान। जानें उनके नियमों को, टर्म्स एंड कंडीशंस का रखें ध्यान। जागो ग्राहक जागो। दादी जी, आपकी उंगली की छाप मशीन नहीं पढ़ पा रही। माफ करना, आपको अब राशन नहीं मिल पाएगा। मैं बहुत दूर से आई हूँ, कुछ तो तरीका होगा। तरीका है आंटी। अगर कभी उंगलियों की छाप या फिर आंखों का स्कैन ना हो या कोई और वजह से वेरीफाई ना हो पाए, तो कानून है कि कोई भी दुकानदार राशन देने से मना नहीं कर सकता। आधार लेटर या फिर ई आधार की कॉपी लेकर या उस पे छपे QR कोड को स्कैन करके दुकानदार को राशन देना ही पड़ेगा। और इतना ही नहीं, परिवार का कोई और भी सदस्य जिसका नाम राशन कार्ड पर लिखा हो, वो भी अपनी उंगलियों की छाप देकर राशन ले सकता है। क्या सच? हाँ बिल्कुल। चलिए आपका आधार डाउनलोड करके प्रिंट लेते हैं। इसीलिए मैं हूँ आधार के साथ। मेरा आधार, मेरी पहचान। और फिलहाल आपको सीधे लिए चल रहे हैं हरियाणा के जींद, जहां गृह मंत्री अमित शाह इस वक्त एक रैली को संबोधित कर रहे हैं। मैं विधानसभा चुनाव में आया, आपने पूर्ण बहुमत की सरकार बना दी। मैं लोकसभा में आया, इतना प्यार दिया कि मोदी जी के नेतृत्व में 300 पार हरियाणा की जनता ने हमें करा दिया। हरियाणा की जनता ने करा दिया। और इस बार भी जब चुनाव होगा, मुझे मालूम है कि वीर भूमि फिर से एक बार मोदी जी को आशीर्वाद देगी, हमारे मनोहर लाल जी को आशीर्वाद देगी। मित्रों,
अभी अभी मोदी जी की सरकार बनी है, कहने को तो 75 दिन हुए हैं, मगर जो सरकारें 5 साल में काम नहीं करती है, वो काम मोदी जी की सरकार ने 75 दिन के अंदर पूरा करने का काम। सबसे बड़ा काम जो सरदार पटेल का स्वप्न था, ये पूरा देश एक अखंड भारत बने, एक रस भारत बने, और इसमें धारा 370 विघ्न था। धारा 370 देश के मुकुटमणि कश्मीर को कहीं न कहीं भारत के साथ जुड़ते हुए रोकने का एहसास। हम तो उस वक्त भी मानते थे कि कश्मीर भारत का अभिन्न अंग है, मां भारती का मुकुटमणि, मगर धारा 370 कहीं न कहीं एक संदेश देकर जाती थी, अभी भी कुछ अधूरा है। और 70 साल तक, 72 साल तक कांग्रेस की सरकारें जो वोट बैंक की लालच में नहीं कर पाई, मोदी जी ने 75 दिन के अंदर पूरा कर धारा 370 को समाप्त कर। 370 और 35 से हटना भारत की एकता और अखंडता के लिए एक बहुत बड़ा मील का पत्थर। अब कोई विघ्न नहीं रहा है। कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी और कामाख्या से लेकर कच्छ तक आज मां भारती आनंदित है कि मोदी जी ने धारा 370 और 35 को हटाया। और मैं आज जिनकी रैली से पूरे देश की जनता को बताना चाहता हूं कि धारा 370 हटने के बाद जम्मू और कश्मीर के विकास के लिए, लेह और लद्दाख के विकास के लिए जो कोई भी रोड़ा था वो हट गया है। और मोदी जी के नेतृत्व में लेह, लद्दाख, जम्मू, कश्मीर, ये पूरा क्षेत्र विकास के रास्ते पर आगे बढ़ पड़ेगा, आतंकवाद से मुक्त होगा। मित्रों, धारा 370 हटाना अपने आप में बहुत बड़ा काम, और वो काम वो ही कर सकता है जिनके मन में वोट बैंक की लालच न हो। वो काम वो ही कर सकता है जिसके मन में स्पष्टता हो। और मुझे गर्व है, मेरे नेता, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कभी वोट बैंक की लालच में नहीं पड़े। उन्होंने हमेशा फैसले मां भारती के अच्छे के लिए, देश के अच्छे के लिए लिए। और आज 75 दिन के अंदर ही मोदी जी के इस पराक्रम के कारण 370 इतिहास का हिस्सा बन पड़ी है, 35 से इतिहास का हिस्सा बन पड़ी है। मित्रों, ये इतना बड़ा काम मोदी जी ने किया है। कई सालों तक सरकारें चले तो भी कोई सोच नहीं सकता था। वो मोदी जी ने 300 पार करते ही 370 वोट से 370 को हटाने का काम नरेंद्र मोदी। अभी अभी लाल किले की प्राचीर से नरेंद्र मोदी जी ने चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ की घोषणा कर दी। कारगिल के युद्ध के समय से सेकटकर टास्क फोर्स ने इसकी सिफारिश की। सरकारें आई गई मगर फैसला नहीं कर पाई कि चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ तीनों सेनाओं को एकीकृत करने के लिए, तीनों सेनाओं के कोऑर्डिनेशन के लिए, युद्ध के समय पर तीनों सेनाएं एक अंग बनकर दुश्मन के दांत खट्टे करे, इसलिए ये चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ की जरूरत थी। मगर बाकी सरकारें नहीं कर पाई। कल प्रधानमंत्री मोदी जी ने लाल किले की प्राचीर से घोषणा कर दी कि इस देश को जल्द ही चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ मिलेगा। मैं मानता हूं इससे हमारी रक्षा क्षमता अनेक गुना बढ़ जाएगी। थल सेना, नभ सेना और जल सेना अलग अलग काम करते हैं तो उसकी अलग अलग शक्ति तो होती है, मगर एक ही
चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ के नेतृत्व में तीनों सेनाएं एक अंग बनकर काम करेगी। ये दुश्मन के लिए ब्रज से कम नहीं होगी। ब्रज का आघात सहन करने की किसी दुश्मन में ताकत नहीं होगी। मित्रों, ये 75 दिन के अंदर ही प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि देश के हर किसान को, गत टर्म के अंदर मोदी जी ने प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि छोटे किसानों के लिए करा था। अब छोटे, मझले, बड़े सभी किसानों को किसान सम्मान निधि पहुंचाने का काम नरेंद्र मोदी सरकार ने। हमारे देश के छोटे व्यापारी, छोटे दुकानदार, रिटेल ट्रेडर्स, कभी उनके लिए कोई सरकारों ने नहीं सोचा। नरेंद्र मोदी सरकार ने यही 75 दिन के अंदर उनकी पेंशन योजना को मंजूरी देकर किसान और व्यापारी, छोटा व्यापारी दोनों के बुढ़ापे की चिंता करने का काम किया है। सरकार के शपथ के साथ ही जल मंत्रालय का गठन किया। पानी पीने से लेकर किसान के खेत तक सब जगह पानी की हम जरूरियात महसूस करते हैं। कई हिस्सों में ज्यादा पानी है, कई हिस्सों में पानी की कमी है। ये जल मंत्रालय सभी प्रकार के पानी के मैनेजमेंट का चिंता करेगा। उन नदियों को जोड़ने का भी काम करेगा। वो किसानों को माइक्रो इरिगेशन के क्षेत्र में भी ले जाएगा। वो बारिश के पानी को रोकने का भी काम करेगा। वो पानी कम खर्च करने के लिए जागरूकता बढ़ाने का भी काम करेगा। वो स्कूलों के अंदर स्वच्छ पानी मिले, हर घर के अंदर नल से पानी मिले 5 साल के अंदर, इसकी भी चिंता ये जल शक्ति मंत्रालय कराने वाला है। और ग्रामीण भारत के अंदर 25 लाख करोड़ का निवेश इंफ्रास्ट्रक्चर के मामले में करने का फैसला ये नरेंद्र मोदी सरकार ने किया है। और मछली पालन के लिए बहुत बड़े फैसले लेकर एक अलग विभाग गठित करने का काम भारतीय जनता पार्टी की नरेंद्र मोदी सरकार ने। हरियाणा के लिए भी बहुत कुछ किया है, मगर मैं आज यहां आया हूं हमारे मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी खट्टर को साधुवाद देने के लिए आया हूं, बधाई देने के लिए। मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि जो हरियाणा जमीनों के व्यापार के लिए जाना चाहता था, जो हरियाणा की सरकारें बिल्डरों के हाथ की कठपुतलियां बनी थी, जो हरियाणा की सरकार में नौकरी एक व्यवसाय बन गया था, लेन देन का पैसा बन गया था, मनोहर लाल खट्टर ने एक ही टर्म के अंदर हरियाणा के अंदर भ्रष्टाचार को भूतकाल बनाने का काम कर दिया। मनोहर लाल जी, हम तो आपको कब से जानते थे, आप कुशल संगठक थे, पार्टी के अंदर संगठन बनाने वाले व्यक्ति की आपकी छवि थी, मगर आपको पार्टी ने मुख्यमंत्री बनाया। आपने भ्रष्टाचार विहीन शासन कैसा हो सकता है वो दुनिया को दिखाकर हरियाणा का नाम पूरे भारत के अंदर गौरव के साथ लिया जाए, ऐसा करने का काम किया है। हरियाणा जो जातिवाद से ग्रसित था, एक आता था तो एक जाति की बात करता था, दूसरा आता था तो जातियों के समूह की बात करता था। हरियाणा के अंदर मनोहर लाल मुख्यमंत्री ऐसे आए, सब लाल जाने के बाद हमारा लाल आया और ऐसा आया कि इसने जातिवाद को समाप्त करने का। नौकरियां जाति देखकर नहीं दी जाती थी, विकास जाति देखकर नहीं किया जाता। हर गांव के अंदर विकास पहुंचे, हर योग्य व्यक्ति को नौकरी मिले, जाति के बगैर, भ्रष्टाचार के बगैर। आज 50,000 से ज्यादा युवाओं को घर में अपॉइंटमेंट लेटर देने का काम मनोहर लाल खट्टर ने। एक ट्रांसफर इंडस्ट्री चलती थी, ट्रांसफर करने के लिए लेन देन होते थे, कंप्यूटर के आधार पर, योग्यता के आधार पर ट्रांसफर कराकर मनोहर लाल जी ने हरियाणा के सभी लोगों को एक राहत का संदेश दिया।
मुझे याद है मुख्यमंत्री बनने के बाद 1 साल में आया था, सारे विधायक और पदाधिकारियों ने मुझे पकड़ा था कि हमारे कहने से ट्रांसफर नहीं होते। मैंने कहा था कि मनोहर लाल जी आप हौसला रखिए, जो लायक है उसका ट्रांसफर होने चाहिए। भाजपा कार्यकर्ता अपने परिवार की बात करते हैं, भाजपा ने पूरे हरियाणा को अपना परिवार समझना चाहिए और मनोहर लाल जी ने इसी तरह से काम किया है। केरोसिन मुक्त राज्य, मैं गुजरात से आता हूं, आज भी पूरा गुजरात केरोसिन मुक्त राज्य नहीं हुआ है। मनोहर लाल जी के नेतृत्व में हरियाणा केरोसिन मुक्त राज्य बन चुका है। बहुत बड़ी उपलब्धि, भ्रष्टाचार को उखाड़ फेंका और एडमिनिस्ट्रेशन के हर मायने में बहुत अच्छे काम हुए। महिलाओं के पुलिस थाने, जब खट्टर सरकार बनी 2 थे, आज 2 से बढ़कर 31 महिलाओं के पुलिस थाने बने हैं। महिलाओं के लिए बस की सेवाएं एक भी नहीं थी, आज 181 रूट सिर्फ और सिर्फ माताओं बहनों के लिए चालू करने का काम मनोहर लाल खट्टर ने किया है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, लिंग अनुपात 871 पर था, देश में सबसे नीचे था। 5 साल के अंदर लिंग अनुपात 871 से बढ़कर 918 बने हैं। देश में सबसे ऊपर बड़े मैदानी राज्यों में हरियाणा का है। That was Home Minister and BJP Chief Amit Shah addressing a public rally in Jind, Haryana. He was speaking about the key achievements of the Modi government in the second term, whether we talk about abrogation of Article 370, ending triple talaq, or the vision ahead of Chief of Defence Staff position he mentioned about. He also complimented the state government led by Manohar Lal, and he spoke about how corruption has ended in the state under his rule, and also there's been a boost to employment. Those were the highlights, and he also appealed to the people to continue to support Prime Minister Modi and Chief Minister Manohar Lal. Good afternoon and welcome to Midday Prime. I'm Shubhendu Ghosh. In the next 1 hour, we'll get you all the updates from India and the world. Let's begin with the top stories at this hour. Chief Justice of India pulls out petitioner against abrogation of Article 370 for not filing relevant documents. 3-judge bench adjourns hearing without passing order on the petition. Floods subside in Kerala as no red or orange alert for any district today. People start returning to their homes as the situation normalizes.